तो आप सभी एस्पिरेंट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मज़े से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि ये जर्नी कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कहते हैं कि फिजिकल एंड मेंटल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आती है जिसको हमको फेस करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। और बता देना चाहता हूँ कि मैं एक हाथ से राइटिंग कर रहा हूँ एंड सेकंड हैंड से मोबाइल को होल्ड करके रखा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग सबसे पहले जो आज का टॉपिक्स कवर करेंगे वो है एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एटमॉस्फेयर एक्चुअली होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ गैसेस। अब एनवलप ऑफ गैसेस का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपके सामने अभी डिस्क्राइब करता हूँ। जस्ट मुझे एक डायग्राम बनाने दीजिए। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये क्या है, एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो डेली आप देखते होंगे कि आपको मतलब लॉट्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, आपके सराउंड होते हैं। तो जिसमें नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आर्गन्स होंगे, हीलियम होंगे। ये लॉट्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, हमारे आसपास सराउंड करते हैं। तो जो ये बहुत सारे गैसेस हमारे आसपास जो सराउंड करते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनवलप ऑफ गैसेस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ये जितने भी गैसेस है एक्चुअली में ये आए तो आए कहाँ से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सारे के सारे जितने भी गैसेस है वो कहाँ से आए। जो कि अभी प्रेजेंटली हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन कितना है, ऑक्सीजन का 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04% है, हीलियम का 0.9% कॉम्पोजिशन हमारे एनवायरनमेंट में है। एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस का जो कंपोजिशन होता है काफ़ी कम परसेंटेज में होता है। तो एटमॉस्फेयर को डिफाइन करने से पहले मैं अपने कुछ जो भी नोट्स बनाया था उसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहे मेरे नोट्स, और इस नोट्स में किस तरह से एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया है मैंने। बेसिकली मैंने नहीं किया, मैंने बुक से उसको लिया है। एटमॉस्फेयर इज द गैसियस एनवलप्स दैट सराउंड्स द अर्थ सरफेस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इस डेफिनेशन को आप इस फिगर के साथ लिंक करके देखिए। तो क्या लिखा है, द गैसियस एनवलप्स दैट सराउंड द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ इस गैसेस का। तो बेसिकली बात करूं, अगर जो हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देयर इज लॉट्स ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और उन सभी में अगर जो मैं बात करूं प्लैनेट अर्थ की, तो प्लैनेट अर्थ हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर। नॉट ऑल प्लैनेट्स हैव एटमॉस्फेयर। कमेंट करके जरूर बताएं कि एटमॉस्फेयर रिमूव होने के क्या क्या कॉजेस होते हैं, और एटमॉस्फेयर क्यों रिमूव होते हैं, क्यों प्लेनेट अर्थ पे ही एटमॉस्फेयर है, बाकी सब जगह प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ, और जैसे कि और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। तो सपोज कीजिए ये सन है, तो सन से हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ें निकलती है, एक तो रेडिएशंस निकलते हैं, दूसरा मैटर्स निकलते हैं। जो सन से निकलने वाली जो मैटर्स होते हैं वो किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को रिमूव करने के लिए काफ़ी है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये क्या करते हैं, कोई भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को रिमूव कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर अभी तक क्यों बचा हुआ है, ठीक है। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इसको कवर करूंगा, बट अभी फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी गैसेस हैं ये टाइम टू टाइम किस तरह से इन्वॉल्व होते गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ इन्वॉल्व प्रोग्रेसिवली थ्रू स्टेजेस। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी अभी तक के एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट टाइम में जो भी गैसियस अभी प्रेजेंट है वो अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरे हैं।
उस स्टेजेस को हमने 3 जनरेशन में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन बेसिकली इसको कह सकते हैं कि जब हमारा अर्थ क्रिएट हो रहा था, एंड जो आप ये देख सकते हैं कोर है एंड ये अपना जो क्रस्ट है, जब क्रस्ट क्रिएट हो रहा था उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 2 गैसेस थे, एक हीलियम थी, एक हाइड्रोजन थी। बट इनका जो एनवलप है वो बहुत ज़्यादा थिन था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम जो अपना पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट आते हैं। तो ये इतने हल्के गैसेस हैं कि इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल ने इसको होल्ड करके नहीं रखा। तो ये सारी गैसेस धीरे धीरे क्या होती गई, रिमूव होती गई और इसको अपने अर्थ के कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको होल्ड करके नहीं रखा, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत ही हल्की थी। तो हमने फर्स्ट अपना जो भी एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। तो आफ्टर गोइंग सम पीरियड ऑफ टाइम्स मीन मिलियन बिलियन, सो आफ्टर गोइंग टू बी सम टाइम्स, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट पर क्या है, लॉट्स ऑफ वोल्केनो है। तो धीरे धीरे जो भी अर्थ के क्रस्ट के अंदर जितने भी गैसेस दबी हुई थी वो सारी गैसेस वोल्केनो के थ्रू बाहर आने लगी। तो जैसे कि आपने अर्थ का क्रस्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नीचे क्या होती है, बहुत सारी गैसेस दबे हुई हैं। बस आफ्टर ऑफ टाइम वोल्केनो के थ्रू ये सारी गैसेस क्या होने लगी, बाहर आने लगी। सारी की सारी गैसेस बाहर आने लगी, जिसमें से गैसेस आने लगी मीथेन, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर। तो ये सारी गैसेस क्या होने लगी, जो अपने अर्थ के क्रस्ट में जो दबी हुई थी वो धीरे धीरे बाहर आने लगी। तो ऐसे ये बहुत टाइम पीरियड तक चला एंड देन आफ्टर हमारा जो सेकेंड जनरेशन का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो गया, और इस प्रोसेस को हम लोग डीगैसिंग प्रोसेस कहते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ डीगैसिंग के थ्रू, जिसमें लॉट्स ऑफ गैसेस जो क्रस्ट के अंदर दबे हुए थे वो बाहर निकल गए। तो सेकेंड जनरेशन में अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा था। आई थिंक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कितने परसेंट था, मगर आप अगर जो गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था इस समय बहुत ज़्यादा था। तो जैसे बहुत सारा बारिश होती गई, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। तो बारिश होने के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे क्या हो गए, हमारे समुद्र में सोल्यूबल हो गए। और देन आफ्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन है धीरे धीरे थर्ड जनरेशन तक आते आते कितना हो गया है, 0.04%। बट सेकेंड जनरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्पोजिशन था वो बहुत ज़्यादा था, मेरे को अभी याद नहीं। तो सेकेंड जनरेशन में आपको क्या पॉइंट याद रखना है, एक तो डीगैसिंग के थ्रू इतने सारे गैसेस आए। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि फ्री ऑक्सीजन उस समय भी मिसिंग था। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि प्रीबायोटिक था। इस जनरेशन को प्रीबायोटिक कहते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बताया कि बहुत सारे बारिश हुए, बहुत सारे बारिश होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल हो गया अपने समुद्र में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपने आई थिंक थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो लिविंग विंग्स की जो स्टार्ट हुआ वो वाटर से ही हुआ, मतलब समुद्र से ही हुआ। छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए गए, तो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम रिलीज किया, जो कि बाद में इसका कॉम्पोजिशन होते होते 21% आज हमको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तब तक के लिए बाय बाय।